हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी व्याकरण का लेसन 1। हिंदी व्याकरण का चैप्टर 1 होने वाला है ये, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये पूरी सीरीज़ जिसमें हम लोग हिंदी व्याकरण एक एक टॉपिक को डेली यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को वहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। तो ये जो है सीरीज़ आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से, चाहे वो CGPSC हो, CG व्यापम हो, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ये हिंदी व्याकरण की सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार, वर्णों के बारे में पूरी जानकारी, और मैं बताते चलूँगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, इसके लिए आप लोग बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि संपरीक्षक का एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक है। आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर लिया होगा, और जिन्होंने नहीं किया होगा जल्दी से कर लेंगे। तो वहाँ पर दोस्तों संपरीक्षक के एग्ज़ाम में, चाहे वो सहायक संपरीक्षक है, ज्येष्ठ संपरीक्षक है, 100 मार्क्स का आपका जो है हिंदी पूछा जाने वाला है। तो उस सब परीक्षक भर्ती के लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खास तौर पर इसी के लिए चलाई जा रही है, क्योंकि वहाँ पर 100 नंबर के आपसे हिंदी पूछे जाएंगे। तो 100 नंबर के कौन कौन से टॉपिक से हिंदी पूछे जाएंगे, पूरी जानकारी इस सीरीज़ में आपको टाइम टाइम पर मिलती रहेगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों टेस्ट सीरीज़ के बारे में जानकारी ले लीजिए। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ज्येष्ठ और सहायक संपरीक्षक के लिए टेस्ट सीरीज़ भी हमारे जो है चैनल के द्वारा स्टार्ट की जा रही है, जो कि हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर होने वाला है। अब दोस्तों, इसमें किस तरह से होगा मैंने एक वीडियो के जरिए बता रखा है, उसका भी डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। डिटेल से उसको समझ लीजिएगा। पहले इसको एक तरह से लाइटली समझ लीजिए। इसमें 4 टेस्ट पेपर होंगे दोस्तों, आपका 1, 2, 3, 4 डेट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। 3-3 दिन के अंतराल में जो है ये एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा, टेस्ट पेपर लिया जाएगा, और ये पूरे 100 नंबर के होंगे। ठीक इसी तरह से होंगे जिस तरह से CG व्यापम में एग्जाम्स आपका लिया जाता है। ठीक है, तो टेस्ट 1 में इतने टॉपिक का आपका टेस्ट लिया जाएगा 100 नंबर के। ठीक है, टॉपिक आप लोग देख लीजिए। टेस्ट 2 में कुछ और टॉपिक का लिया जाएगा 100 नंबर के, और टेस्ट 3 में आपका कुछ और टॉपिक इंक्लूड करके लिया जाएगा 100 नंबर का। और अंतिम जो चौथा टेस्ट पेपर होगा दोस्तों, पूरा कंप्लीट सिलेबस होगा। ठीक है, कंप्लीट होगा पूरे जितने भी टॉपिक हैं हिंदी व्याकरण के पूरे टॉपिक। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों पत्र लेखन, जिसके जो है आपके संपरीक्षा के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपका टेस्ट पेपर होगा। यहाँ व्हाट्सएप नंबर गिवन है, और अगर आपको कोई इंक्वायरी करनी है इस नंबर पर आप अपनी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और इसकी फ़ीस जो है दोस्तों 120 रुपये रखी गई है। पूरे 4 टेस्ट पेपर की फ़ीस 120 है, बहुत ही मामूली सा फीस है इसके लिए। और इस टेस्ट के बारे में अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण क्या होता है। भाषा से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि भाषा, बहुत ही सिंपल प्रश्न हिंदी में पूछे जाते हैं, जिसको नहीं पढ़ने पर वही प्रश्न कठिन प्रतीत होने लगते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से उत्पन्न हुआ है। ये भी कई बार एग्जाम में, छोटे बड़े एग्जामों में पूछा जा चुका है कि किस धातु से जो है भाषा शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। तो भाष धातु से भाषा शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। भाष धातु से अर्थ ध्वनित होता है प्रकट करना। तो भाष धातु का क्या अर्थ होता है? प्रकट करना इसका अर्थ हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक सेंटेंस देखिएगा कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं। तो कई बार 4 स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं। ठीक इसी तरह के 4 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, और कहा जाएगा कि भाषा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसी तरह का स्टेटमेंट ये है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने भाव या विचारों को व्यक्त करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार में कौन कौन से पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर वर्ण विचार के बारे में दिया गया है कि 3 तत्वों की एक विशेष एवं आवश्यक रूप से चर्चा विवेचना की जाती है। ये जो 3 पॉइंट यहाँ दिए हुए हैं, इन्हीं में से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला हो जाता है वर्ण, फिर आता है शब्द, और तीसरा होता है वाक्य। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, हिंदी विश्व की सभी भाषाओं में सर्वाधिक वैज्ञानिक है, जिसके बारे में आपने पूर्व कक्षाओं में पढ़ा ही होगा। क्यों वैज्ञानिक है? हिंदी में 44 वर्ण हैं, 44 वर्ण हैं, जिन्हें 2 भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन।
दोस्तों स्वर और व्यंजन से अक्सर एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। इवन आपका अगर 10 नंबर का भी हिंदी पूछा जाता है किसी भी एग्जाम्स में, तो 1 या 2 नंबर का आपका वर्ण से पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 100 नंबर का हिंदी का पेपर होगा तो कितने नंबर तक के पूछे जा सकते हैं। यहाँ 3 से 4 नंबर तो कहीं नहीं गया है, 3 से 4 नंबर आपका वर्ण विचार से पूछा जाएगा। अगर आपका ये चैप्टर क्लियर नहीं है तो आपका 3 से 5 नंबर तक दोस्तों यहाँ पर छूट सकता है। तो इसको अच्छे से समझिएगा। स्वर क्या होता है? ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने में अन्य किसी ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें स्वर कहते हैं। तो एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़े रहिएगा, क्योंकि इन्हीं में से प्रश्न कई बार बना दिया जाता है। तो स्वर क्या होता है? ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी अन्य ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर की संख्या 11 होती है, जो कि हैं अ, आ, ई, उ, ए, ओ, और री। ये है 11, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और एग्जाम्स में पूछा जाने वाला बहुत ही कॉमन प्रश्न है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और कई बार आपको 4 ऑप्शन, इनमें से 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा स्वर नहीं है, ठीक है। स्वर नहीं है, याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक है। तो अब ये जो है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ये भी पूछ लिया जाता है आपसे। तो एक एक चीज इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अब यहाँ दिया गया है कि जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। कैसे पहचानेंगे? जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर कैसे पहचानेंगे, इसको आगे देखिएगा। इन्हें भी मात्रा द्वारा दर्शाया जाता है। ये 2 स्वरों को मिलाकर बने होते हैं, अतः इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ दिया गया है कि आ, ई, उ, ए, ओ, औ दीर्घ स्वर हैं। तो आपने अपने पूर्व कक्षाओं में पढ़ा होगा, स्कूल के कक्षाओं में, कि जैसे कि अ है, अ तुरंत बोल दिया जाता है अ, लेकिन जब आ बोला जाता है दोस्तों तो उसको थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। ये आ, थोड़ा सा टाइम इसमें लगता है। तो ये जो है ह्रस्व स्वर कहलाएगा और ये जो है दीर्घ स्वर कहलाएगा। तो इस तरह से स्वरों की जांच की जाती है, ठीक है। जैसे कि ई है, ठीक है, छोटा ई है तो ई तुरंत बोला जाता है, उसको ई अब बोल करके खत्म कर दिया जाता है। लेकिन बड़ा ई बोलने के लिए ये टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा सा इसको लंबा चलाया जाता है। जैसे कि ई, इसको बोलेंगे ई और इसको बोलेंगे ई। तो इस तरह से बिल्कुल बच्चों की तरह इस चैप्टर को पढ़ना होता है और बच्चों की तरह समझना होता है, तभी आपके एग्जाम्स में नंबर आते हैं। उसी तरह ऊ हो गया और ऊ हो गया। ऊ को धीरे से बोला जाता है, ऊ तुरंत खत्म कर दिया जाता है, लेकिन जो बड़ा ऊ होता है उसको ऊ ये कहा जाता है। तो ये ह्रस्व हो जाएगा, ये दीर्घ हो जाएगा। और ए और ए जो होता है वो दोनों दीर्घ होता है, इसको याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है दीर्घ स्वर, ए दोनों को थोड़ा सा लंबा खींचा जाता है। ओ औ ये दोनों दीर्घ स्वर होते हैं। तो इस तरह से ह्रस्व और दीर्घ को याद रखिएगा। अब आ जाते हैं दोस्तों व्यंजन में, ठीक है। तो देखते हैं व्यंजन में। अगर आप लोग सीरियसली इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो छोटे छोटे नोट्स बनाते चलिए, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स को, ताकि एग्जाम्स में वो आपके काम आ सके। जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों को स्वरों की मदद से बोला जाता है उन्हें व्यंजन कहा जाता है दोस्तों। जब हम क बोलते हैं तब उसमें क धन अ दोनों मिला होता है। क का मतलब आधा क और प्लस अ, ठीक है। जैसे कि हम लोग ऐसे क ये हो गया आधा क प्लस अ, ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? क, पूरे क का निर्माण करते हैं दोस्तों। तो इस तरह से जो व्यंजन किसको कहते हैं? जिनको बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हम व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। इस प्रकार हर व्यंजन जो है स्वर की सहायता से बोला जाता है। इन्हें 5 वर्गों तथा स्पर्श, अंतस्थ एवं ऊष्म व्यंजनों में बांटा जाता है। सबसे पहले तो 5 वर्गों में इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। 5 वर्गों को पहले जान लीजिए और इन वर्गों को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इससे ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रश्न इन्हीं से बनता है, ठीक है। ये जो 5 टॉपिक है यहाँ पर 5 वर्ग के बारे में दिया गया है। कौन कौन से दिया गया है? सबसे पहला है क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया। दोस्तों आपको वर्णमाला याद होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं जिनको वर्णमाला आज तक याद नहीं है। उन्होंने बचपन में पढ़ा होता है बट वो भूल चुके होते हैं। लेकिन फिर से जा करके जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको फिर से इसको याद करना पड़ेगा, और अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ड़। और नेक्स्ट है त वर्ग, त, थ, द, ध, न। नेक्स्ट है प वर्ग, प, फ, ब, भ, म।
तो ये 5 वर्गों में व्यंजन को डिवाइड किया गया है। पांचों जो है वर्गों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर ये 5वें वर्ण को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत सारे प्रश्न इन्हीं से बन जाते हैं। जो 5वां वर्ण है अंगा, इया, ड़, न और म, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है अंतस्थ, उष्म, ये दोनों को देखते हैं। अंतस्थ, ठीक है, तो अंतस्थ क्या होता है य, र, ल, व, ये होता है अंतस्थ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है उष्म, जिसमें उष्मा की आवश्यकता होती है उसको बोलने के लिए। श, श, स और ह, ये तीनों, ये चारों, इसमें से 3 तो श हैं, 3 तो स हैं, जिसको स, लेकिन उच्चारण स्थान इनका अलग अलग होता है, तो ध्वनियाँ अलग तरह से निकलती हैं तीनों स की। श, श, स, 3 तरह के स होते हैं और एक होता है ह, इनको कहते हैं उष्म। फिर आ जाता है दोस्तों संयुक्ताक्षर। ये बहुत सारे स्टूडेंट को जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको थोड़ा सा दिक्कत जा रहा होगा समझने में, तो आपको समझना पड़ेगा। एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा तो बार बार इस वीडियो को देखिएगा। आपके पास जो भी हिंदी की बुक है तो आप हिंदी की बुक से अपनी अच्छे से इस चैप्टर को तैयार कीजिएगा, बार बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये बुक अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। संयुक्ताक्षर, दोस्तों संयुक्ताक्षर को देखिए क्या होता है। इसके अतिरिक्त हिंदी में 3 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं? संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र और ज्ञ, ये होता है संयुक्त व्यंजन। ये जो क्ष क्षत्रिय का है वो आधा का और आधा श से मिलकर करके बना हुआ है। अत्र जो है आधा ता और आधा र से मिलकर बना हुआ है। ज्ञ जो है ज और इया से मिलकर बना हुआ है। तो इस तरह से 3 संयुक्त व्यंजन हैं, क्ष, त्र और ज्ञ, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं, तो डिजिट भी याद रखिएगा 11, 33 और तीनों को मिलाकर के 44 यानी 44, 11, 33 और 44, इसको याद रखिएगा। 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, कुल मिलाकर के 44 वर्ण 44 वर्ण हो जाते हैं। तथा 3 संयुक्ताक्षर होते हैं दोस्तों, यहाँ 3 संयुक्ताक्षर जो मैंने अभी बताया, क्ष, त्र और ज्ञ। वर्णों के उच्चारण स्थान, भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और समझने के लिए विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थानों को जानना आवश्यक है, ठीक है। तो उच्चारण स्थान से भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वर्ण सबसे देखिए और उच्चारण स्थान देखते चलिएगा। और ये जो मैंने 5 वर्ग आपको बताए हैं इनका भी एक विशेष उच्चारण स्थान होता है, जिसको अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। 5 वर्ग हैं और इसके 5 उच्चारण स्थान होते हैं। सबसे पहला यहाँ पर कंठ, उच्चारण स्थान कंठ, जो कि क वर्ग का है दोस्तों। क वर्ग सबसे पहला वर्ग है क वर्ग, उसका उच्चारण स्थान होता है कंठ कोमल तालु, ठीक है। कंठ जिसको कहते हैं कंठ, ध्वनि का जो है उच्चारण स्थान कंठ कहा जाता है, इसको कंठ याद रखिएगा। तो अ और आ भी इसमें शामिल हो जाते हैं, अ, आ और पूरा क वर्ग के जो 5 वर्ण होते हैं क, ख, ग, घ, अंगा, तो ये जो है कंठ होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो होता है दोस्तों वो होता है तालु, ठीक है। पहला कंठ हो गया, दूसरा हो गया तालु, और स्थान को तालव्य कहा जाता है। और इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं? च वर्ग इसमें शामिल होता है, याद रखिएगा च वर्ग। अब इसके अलावा ई, छोटा ई और बड़ा ई इसमें शामिल होता है। इसके अलावा य और श भी इसमें शामिल होता है। तो आप लोग मोटा मोटा च वर्ग को याद रखिएगा। और उसके बाद थर्ड में आ जाते हैं ट वर्ग। ट वर्ग को मूर्धा कहा जाता है, यानी जिस उच्चारण स्थान से इसका उच्चारण किया जाता है मूर्धा कहा जाता है। त वर्ग में दोस्तों क्या होता है? त वर्ग दंत होता है। आप लोग खुद प्रैक्टिकल करके देखिए, अपने मुंह में अपने जीभ को हिला करके देखिए। त बोलने से दांत में टच होता है हमारी जीभ, ठीक है। जीभ जो है दांत में टच होती है, तो जितने भी चीज़ें वहाँ से उच्चारित होता है उनको त वर्ग में रखते हैं। त, थ, द, ध, न, ये पांचों को जब उच्चारण किया जाता है तो हमारी जीभ जो है दांत में टच होती है। उसके बाद आ जाता है प वर्ग। प वर्ग ओष्ठ कहा जाता है, क्योंकि जब हम प वर्ग के 5 वर्ण का उच्चारण करते हैं प, फ, ब, भ, म, तो ये बोलने से दोस्तों ओंठ आपस में टच होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इन 5 को अच्छे से याद रखिएगा। जो मैंने 5 वर्ग बताए यहाँ पर, क वर्ग ये जो होता है कंठ होता है, च वर्ग ये होता है तालव्य, ट वर्ग ये होता है मूर्धन्य, ये होता है दंत, त वर्ग दंत होता है, और प वर्ग ओष्ठ होता है। इससे अक्षर प्रश्न बन जाते हैं। बाकी चीज़ों को अगर आपको पढ़ना है यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी को पढ़ लीजिए, यहाँ से रट डालिए। अब आ जाते हैं दोस्तों, जो मेन टॉपिक है उसी को मैं बताते चल रहा हूँ। तो अब आ जाते हैं स्पर्शी में। स्पर्शी क्या होता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से छोड़ी जाने वाली हवा
वांग यंत्र के किसी भी अवयव का स्पर्श करती है, किसी भी अवयव का स्पर्श करती है और फिर बाहर निकलती है। निम्नलिखित व्यंजन स्पर्शी हैं। यानी कि जब हम फेफड़ों से जब कोई उच्चारण करते हैं तो फेफड़ों से जब हवा आती है और वांग यंत्र के किसी भी अवयव को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है तो दोस्तों उसको स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। तो यहाँ पर स्पर्शी व्यंजन दिया हुआ है कि कौन कौन से स्पर्शी व्यंजन है। क ख ग घ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, प फ ब भ, ये सभी जो है स्पर्शी हैं। संघर्षी किसको कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में दो उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है, तब वायु उनमें घर्षण करती हुई निकलती है, ऐसे स्पर्शी व्यंजन हैं। तो स्पर्शी माफ कीजिएगा, संघर्षी व्यंजन। तो संघर्षी क्या होते हैं? जब हम कुछ बोलते हैं तो जगह कम पड़ जाती है तो घर्षण करते हुए शब्द बाहर निकलते हैं, अक्षर वर्ण जो है तो घर्षण करते हुए बाहर निकलते हैं। जैसे कि श, जब हम बोलते हैं तो कुछ रुकावट आ रही है बीच में, ठीक है, तो वर्ण जो है घर्षण करते हुए निकलती है। श, श, स, ह, ख, ज, फ, थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ रही है और ये जो है घर्षण करते हुए निकल रही है, ये होता है संघर्षी। फिर है संघर्ष स्पर्श संघर्षी। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है, स्पर्श का समय अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, वे स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। जैसे कि च, छ, ज, झ, ठीक है, इसमें संघर्ष भी करना पड़ता है और स्पर्श का समय ज़्यादा होता है। नासिक के क्या होता है? ये सभी जो हैं जो मैं बता रहा हूँ एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। नासिक्य, जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख अंश नाक से निकलता है, जैसे कि अंगा, इया, ण, न, म, ये सभी चीज़ों को जब उच्चारण किया जाता है तो नाक से वायु जो है बाहर निकलने का प्रयास करती है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर पार्श्विक। पार्श्विक क्या होता है? जिनके उच्चारण में जीवा का अगला भाग मसूड़े को छूता है और वायु पार्श्व आसपास से निकल जाता है, ठीक है। तो क्या होता है इसको समझिएगा। पार्श्विक क्या होता है? जब इसका उच्चारण किया जाता है तो जो जीभ होता है उसका अगला भाग मसूड़े को छूता है, जैसे कि ल जो है अगला भाग मसूड़े को छू करके ल बोला जाता है, इसको कहते हैं पार्श्विक। प्रकंपित किसको कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है वे प्रकंपित कहलाते हैं। जैसे कि र बोलने से कंपन उत्पन्न होती है और 2-3 बार टच होता है, जो जीभ और मसूड़े के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो 2-3 बार टच होने के बाद र का ध्वनि निकलता है, र। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त किसको कहते हैं? जिनके उच्चारण में जिह्वा की नोक झटके से नीचे गिरती है तो वह उत्क्षिप्त फेंका हुआ ध्वनि कहलाती है। उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ। अंगा, ढ, ठीक है, ड, ढ, ड, ये ड है और ये ढ है, तो ड और ढ के उच्चारण में क्या हुआ है? झटके से जीभ नीचे आती है। संघर्षहीन, तो ये कुछ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ जो है उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। संघर्षहीन देख लीजिए, संघर्षहीन कौन कौन से? य, व, जिनके लिए संघर्ष की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी संघर्ष के बाहर निकल जाती है संघर्षहीन ध्वनियाँ कहलाती है। जैसे कि य, व को हम बड़े आसानी से बोल सकते हैं, इसमें किसी भी संघर्ष की या प्रयत्न की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब 2-3 पॉइंट और हैं, इनको समझ लीजिएगा। घोष, घोष का अर्थ होता है नाद या गूंज, ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय गूंज स्वर तंत्र में कंपन होती है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं, घोष वर्ण कहते हैं। क वर्ग, च वर्ग आदि सभी वर्गों के अंतिम 3 वर्ण जो होते हैं वो घोष कहलाते हैं। 3 वर्ण, जैसे कि मान लीजिए क वर्ग, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। क वर्ग में कौन कौन से आते हैं? क, ख, ग, घ, अंग, ये 5 वर्ण आते हैं, ठीक है, ये 5 वर्ण आते हैं। तो ये बाकी के जो 3 हैं, लास्ट के जो 3 हैं वो घोष हैं, ठीक है। तो जैसे कि ग, घ, अंगा, ज, झ, इया, तो क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग, जितने भी 5 वर्ग मैंने ऊपर बताए हैं उनके बाकी के 3, पहले के 1-2 नहीं, बाकी के 3, 4, 5 जो वर्ण होते हैं ये घोष कहलाते हैं। और बाकी जो 2 बच गए 1 और 2 ये अघोष कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि क, ख, च, छ, श, श, ये सभी जो है अघोष कहलाते हैं। अब है अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है, जैसे कि अल्प प्राण और महाप्राण, ये भी इंपॉर्टेंट दोनों हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अब इनको जैसे कि क वर्ग का मैंने एग्जाम्पल दिया तो पहला और तीसरा अल्प प्राण होता है, जैसे कि क हो गया,
और घ हो गया, इनको बोलने में थोड़ा सा कम ताकत की आवश्यकता होती है। क हो गया, ख हो गया, ग, घ, अंगा। तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। क बोलने में थोड़ा कम ताकत की आवश्यकता होती है, ख बोलने में थोड़ी सी ताकत ज़्यादा लगती है। फिर ग बोलने में कम ताकत लगती है, घ बोलने में ज़्यादा ताकत लगती है, फिर अंगा बोलने में कम ताकत लगती है। तो ये पहला, तीसरा और पांचवा जो है अल्प प्राण होता है, और दूसरा और चौथा जो है महाप्राण हो जाता है। अल्प प्राण यानी प्राण का मतलब ही वायु होता है, प्राण का मतलब ही हवा होता है। तो अल्प प्राण यानी कम हवा की जरूरत पड़ती है। तो क और ग और अंगा में कम हवा की जरूरत पड़ती है, और बाकी ख और जो है घ में ज़्यादा हवा की जरूरत पड़ती है। तो ये हो जाता है अल्प प्राण और महाप्राण। तो अब देखते हैं देवनागरी लिपि का मानक रूप। यहाँ से आप देख लीजिएगा किस तरह से यहाँ मानक रूप दिया गया है। स्वर दी गई है, मात्राएं, अनुस्वार, विसर्ग। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रख सकते हैं देखने के लिए। संयुक्त व्यंजन है क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। यहाँ स्र को भी संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में रखा गया, ठीक है। तो पहले मैंने 3 बताया, ऊपर दिया गया था क्ष, त्र, ज्ञ, और यहाँ स्र को भी आप शामिल कर लेंगे। तो अगर ये बुक आपको चाहिए, जैसे कि मैंने बताया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का जो है लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं इस बुक का। तो ये आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। बाकी की जो चीज़ें हैं उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो एक और वीडियो के जरिए इस चैप्टर को मैं शामिल कर लूँगा। अब आगे दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।